दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और ये जो कार्यक्रम अभी हम करने जा रहे हैं इसमें हम कुछ ऐसी खबरें आपको बताएंगे जो सूत्रों के आधार पर पता चलती है क्या फुसफुसाहट हो रही है ना, राजनीतिक गलियारों में, सचिवालय के गलियारों में क्या क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। तो इसका कोई वैसे प्रूफ नहीं होता है, लेकिन पर्दे के पीछे की बातें, अंदर की बात, जैसे आप जो भी कहें, लेकिन वो होती है बड़ी रोचक और मजेदार। तो हम वो कुछ बातें आप तक कहने वाले। एक तो ये है, देखिए सबसे पहली बात कि अब कुछ दिनों पहले जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तो उसमें आप सब जानते हैं कि जेपी नड्डा साहब को एक्सटेंशन दिया गया कि भाई आप जब तक लोकसभा चुनाव खत्म नहीं होते तब तक तो आप ही बने रहिए। उस समय एक बड़ी चर्चा थी कि जो रिकॉर्ड ब्रेक विजय भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में पाया और प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बिना कोई हिचकिचाहट के सीआर पाटिल साहब को इसका श्रेय दिया और कहा कि ये जो विजय है वो सीआर पाटिल साहब को के खाते में जाता है। मतलब कि उन्होंने एक तरह से देखिए आप, तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के कार्यकाल की सिद्धि को इसका जवाबदार नहीं माना, लेकिन संगठन में जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनकी कार्यकुशलता को श्रेय दिया। ये इस पर भी तो कोई बातचीत होनी चाहिए कि 5 साल, जो पिछले 5 साल सरकार चली, उसमें जो भी सरकार ने किया, क्या उसकी वजह से वोट मिले इतने ज्यादा, या सीआर पाटिल साहब ने कुछ आके जो है अलादीन का जिन बाहर निकाल के कुछ कमाल कर दिया, उस वजह से मिला। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। खैर, हम तो कर रहे हैं। तो ये एक था कि सीआर पाटिल साहब को राष्ट्रीय स्तर पे इस चुनाव, लोकसभा के चुनाव को लेकर कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब कुछ लोग हमको ये कह रहे हैं कि भाई सीआर पाटिल साहब का कद अगर इतना बड़ा होगा तो अमित शाह साहब को वो फिर जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात के 2 बड़े लोग हैं, ठीक है, अब तीसरा भी कोई बड़ा होगा तो हो सकता है शायद पार्टी में भी, भले ही अभी सब लोग जो है वो स्प्रिंग की तरह दबे हुए हैं, लेकिन वो कभी भी उछल तो सकते हैं कि भाई ये पार्टी जो है पूरी क्या गुजरात ही हाईजेक कर लेगा। ये सोच भी काम कर रही है और अमित शाह साहब इस सोच के प्रणेता है, ये हमको बताया गया। जैसे कहा, ये सूत्रों के आधार की बात है, सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं आपको। तो जो उनको बड़ी जिम्मेदारी जो मिल सकती थी आधिकारिक तौर पर, वो इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि ये एक तर्क रखा गया कि भाई ये इससे फिर संदेश जो है वो पार्टी में ठीक से नहीं जाएगा, तो इनको अभी आप वहीं रखिए और 2024 के चुनाव तक आप उनको वहीं रखिए। अच्छा, तो क्या होगा? तो ये बताया जा रहा है कि सीआर पाटिल साहब, हो सकता है, ये संभावना पूरी दिखाई दे रही है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है उस तक, वहां तक वो गुजरात में ही रहें और गुजरात की फिर से जो 26 की 26 बैठकें हैं वो कैसे जीती जा सकती है उस पर वो काम करें। क्योंकि विद इन द पार्टी ये एक चर्चा चलती है कि भाई जिस तरह का उन्होंने माइक्रो प्लानिंग किया, जातिगत समीकरणों से लेके किस उम्मीदवार को कैसे कहाँ पे लड़ाया जाए, उससे लेकर हर चीज जो उन्होंने नीति, मतलब एक चीज कहते हैं कि एकदम नीट एंड क्लीन का जो है कर दी और उस प्रोसेस के चलते फिर ये जीते। ये पार्टी में एक चर्चा है। तो ये कहा जा रहा है कि इस 24 के इलेक्शन तक सीआर पाटिल साहब, हो सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि अगर 26 से 26 इस बार फिर से जीतनी है, और इस बार जैसे हम अगले हमारे आज के कार्यक्रम में कह चुके हैं कि बहुत जो प्रवर्तमान सांसद हैं पार्टी के,
उनमें से कम 20 से 22 लोगों का पत्ता कट सकता है। तो कौन नए चेहरे होंगे? 8 से 10 विधायकों को सांसद बनाने की बात चल रही है, तो वो कौन 8 से 10 विधायक हो सकते हैं? विनेबिलिटी जो है वो कैसे तय की जाएगी? एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको कैसे आप जो है उससे आप जूझ पाएंगे और फिर विजय प्राप्त कर पाएंगे? ये सब काम जो है वो इनको दिया गया है, तो ये वो करेंगे। तो इसलिए पाटिल साहब का राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ा संगठन में रोल अभी इस चुनाव तक देखने को नहीं मिलेगा। ये हमको कुछ लोग जो हैं पार्टी के वो उनको पता है। ठीक है, एक चर्चा ये भी जो है बड़ी वायरल हो गई, सोशल मीडिया पर भी चली कि गृह के विधानसभा गृह के जो स्पीकर हैं शंकर चौधरी साहब, जो बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, क्योंकि एक समय जब मोदी साहब मुख्यमंत्री थे तब तो उनके यंग लीडर के तौर पर बड़े जलवे थे, पॉपुलैरिटी उनकी बहुत अच्छी थी, बड़े अच्छे वक्ता भी हैं। और एक दौर था कि नरेंद्र भाई के जहां भी सभा होती थी उस सभा में नरेंद्र भाई आए उससे पहले कुछ वक्ताओं को बोलना होता था, समा बांधना होता था, और फिर ग्रैंड एंट्री फिर नरेंद्र भाई की होती थी। तब तक इन लोगों को बोलना होता। उनमें से दो लोग बड़े प्रमुख हुआ करते थे, एक पुरुषोत्तम रूपाला साहब और एक शंकर चौधरी। पर जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये एक ऐसी पार्टी है कि जहां आपने अगर थोड़ी सी ब्राइटनेस दिखा दी, थोड़ा आपने अपनी प्रतिभा के जलवे दिखा दिए, तो ये आपके पत्ता आपका पर जो है वो पहले कट जाएगा। शंकर चौधरी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो वो कुछ समय जो है वो कोने में रहे, फिर उन्होंने कैसे भी करके अपनी जगह जो है वो फिर से बनाने की कोशिश की, वो बन गई, पर इनको स्पीकर बनाया गया, इनको कोई मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। तो वो नरेंद्र भाई जब 4 दिन पहले आए थे अहमदाबाद, तो बताया गया कि वो मिलने के लिए गए थे, और अब ये मिले थे नहीं मिले थे इसका कुछ सबूत नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो मिले थे और उसमें उन्होंने कुछ अंबाजी माता के मंदिर के प्रसाद को बदलने के सरकार के निर्णय को लेकर कुछ कहा प्रधानमंत्री जी को कि भैया वहां, बोले सर वहां आस्था का मामला है, लोग नाखुश और नाराज हो रहे हैं, आप कृपया मेहरबानी करके इस मामले को सुलटाइए और मोहनथाल के प्रसाद को पुनः स्थापित करवा दीजिए, इसमें आप कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करें, ये कहा जाता है। लेकिन अब दूसरी ओर एक खबर ये भी आती है कि जिस दिन जो प्रधानमंत्री जी थे उस दिन कहा जाता है कि शंकर चौधरी तो अपने मत क्षेत्र में बनासकांठा में थे, तो अगर वो मत क्षेत्र में थे तो फिर यहां हो नहीं सकते। तो फिर ये अफवाह अगर है तो किसने उड़ाई? तो वही है, मैं जैसे कह रहा हूं कि अगर आप जो है लोकप्रिय अगर ज्यादा है, या तो आप में लोकप्रिय होने की क्षमता अगर दिखाई देती है, तो आप ही के आसपास इतने बड़े हित शत्रु होते हैं जो फिर से मौका मिलेगा तो आपके ऊपर काट देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ये भी देखने को मिल रहा है। एक अजीब सी घटना हो गई, दो अजीब सी घटना हुई। एक हुआ कि शंकर सिंह वाघेला के पौत्र की शादी थी और अखिलेश यादव जो है वो उनके घर पर मिलने के लिए पहुंच गए। वो अखिलेश यादव अकेले नहीं थे, समाजवादी पार्टी के भी कुछ और नेता थे, ये बताया जा रहा है। वो शादी के फंक्शन में नहीं गए, लेकिन वाघेला साहब को वहां मिलने के लिए गए उनके घर पे। उनका घर मतलब बहुत बड़ा बंगला है, महल है बहुत बड़ा। आपने देखा होगा, हमने चुनाव के वक्त वहां जाके उनसे मुलाकात की थी, साक्षात्कार किया था। वो अगर एपिसोड आपको याद हो तो आपने बहुत सराहा भी था उस एपिसोड को। वहां उनको मिलने के लिए गए। तो ये एक अब तर्क चला है, ये भी एक फुसफुसाहट हो रही है कि वो एक्चुअली क्या अतीक अहमद को लेकर कोई संदेश कहीं पहुंचाने के लिए, शंकर सिंह को तो मिलना एक बहाना हो, लेकिन उनके साथ के जो लोग थे, क्या वो कोई मीडियम के सॉरी क्या वो किसी माध्यम के जरिए, किसी व्यक्ति के जरिए, कोई व्यवस्था के जरिए
साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद जो है, उनको कोई मैसेज देने के लिए पहुंचे थे, या कोई बातचीत का या कोई संदेश आपस में लेन देन करनी थी क्या? क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जो अभी मर्डर हुआ है ना, उस मर्डर में जो पाल का मर्डर हुआ है ना, उनका नाम जो है वो उमेश पाल के क्या थे, जो रिश्तेदार थे, हाँ, तो उनके मर्डर के सिलसिले में उनका नाम जो है वो वहां है, बिल्कुल चर्चा। मुझे जहां तक जानकारी है वो चार्ज भी फाइल हुए हैं। तो क्या वो कोई कोई था, कोई संदेश देना था उनको, क्या कुछ ऐसा कोई व्यवस्था खड़ी करनी थी, या तो कोई आदान प्रदान का बातचीत का जो वाया मीडिया हो सकता है, ये भी एक चर्चा जो है वो चल रही है। दूसरी बड़ी अजीब घटना जो हुई है वो ये हुई है, जो मैं आपको बता दूं कि भाई खनिज माफिया जो है ना, वो हमारे यहाँ इतनी इनकी ताकत बढ़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की 156 सीटों वाली सरकार के राज में, और मत्स्य उद्योग वालों को भी, फिशरीज का जो करते हैं, जो मछली उत्पादन को पालन करते हैं, पौंड बना बना के, तालाब बना बना के जो होता है ना, उसमें बहुत इलीगल काम हो रहा है। तो आईएएस है नितिन सांगवान साहब, जिनको, जो कि मछली मत्स्य उद्योग विभाग के नियामक है, तो वो जो है वो गए थे कुछ समय पहले एक ऐसे इलाके में जहां उनको पता चला कि यहाँ इलीगली जो है ये मछली पालन हो रहा है, और ये कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है, और उसको इंस्पेक्शन करने के लिए, जांच करने के लिए वहां पे गए थे। तो वो तरोई डैम है, हमारा बांध है, वहां पे गए थे। वहां पे भाई साहब उनको जो है दबोच लिया गया, जो इलीगल मत्स्य पालन करते थे, मछली पालन करते थे, उनको उन्होंने एक तरह से समझ लीजिए कि पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, ये कहे तो भी कुछ गलत नहीं होगा, और उनको बंदीवान बना दिया, और उनको उन कागजों पे दस्तखत करवा करवा दिए कि भैया आप ये प्रूव कर दो कि हमारा जो ये मछली का पालन कर रहे हैं, जो उसको ये जो उद्योग कर रहे हैं वो लीगल है। अब सोचिए, आईएएस अफसर को बंधक बना के जो माफिया लोग हैं वो हस्ताक्षर करवा रहे हैं, ये सरकार है। आईएएस अफसर जो है वो, उन्होंने सब, उनको जान प्यारी होगी तो करना पड़ेगा। तो हमको ये जो खबर आ रही है वो ये है कि बड़े वैसे वोकल अफसर है, लेकिन वो एक एक अक्षर नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हुए, इस मामले में कोई प्रतिक्रिया वो दे नहीं रहे। और वो जब गए तो उनको जिन लोगों ने मारा, घेरा, दबोचा और जो हस्ताक्षर करवाए, वो वहां के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके चमचे लोग थे। ठीक है, तो आप सोचिए कि एक आईएएस अफसर पर हमला करके भी अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो उनको कितना बड़ा पॉलिटिकल बैकिंग मिलता हो। तो उनको मिला हुआ है। तो बहुत सारी फरियादें मिली थी, हमको जो जानकारी मिल रही है अभी, कि ये अफसर को बहुत सारी फरियादें मिली थी। इसी फरियाद को लेकर वो तथ्य क्या है वो जांच करने के लिए गए थे, लेकिन उल्टा ये हुआ है कि वो जो लोगों ने इनको मारा था, धर दबोचा था, हस्ताक्षर करवाए थे, उन्हीं लोगों ने, ये सांगवान साहब है जो आईएएस अफसर है, उनके खिलाफ फरियाद दर्ज करवा दी। वो कहा कि ये अफसर ने हमसे पैसे मांगे, हमको गालियां दी, हमको जाति विषयक अपमानजनक शब्दों से हमको नवाजा गया, और हमारे साथ इन्होंने मारपीट की। है ना? तो इसको लेकर अब जो आईएएस लॉबी है गुजरात की, वो बड़ी क्रोधित है, पर कुछ कर नहीं पा रही है। ठीक है, और हमारे पास जो ये जानकारी, जो हमारे मित्र ने, जो वहां के उन्होंने भेजी है, उसके मुताबिक कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिगर है, जिसके लोगों ने ये आईएएस अफसर को मारा, पीटा, दबोचा, किडनैप किया और फिर हस्ताक्षर करवा लिए। वो इतना बड़ा पॉलिटिकल फिगर है कि उनके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए जो है चुपचाप अभी बैठे हुए हैं। और एक आईएएस अफसर ने, जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, उसने ये कहा कि अब जो है अधिकारी गण जो है, अफसरगण जो है, वो मंत्री या कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो पदाधिकारी होगा पार्टी का,
उसने जो भी सिफारिश की होगी उसको भी नियम अनुसार जो होता होगा वही करेगा। वो अब कोई भी जोखिम नहीं उठाएगा। मतलब ये हो गया भाई साहब कि आने वाले दिनों में अब ये भी देखने को मिल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री और प्रदेश के जो आईएएस अफसर हैं उनके बीच बहुत बड़ी खींचातानी देखने को मिल सकती है। देखा कि ये कुछ अंदर की खबरें हैं जो आपको बता दें। कैसी लगी आप कमेंट करें, हमको बताएं। और फिर अच्छा लगा और तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वो तुम आपको कहते रहते हैं, वो भी कह दीजिए। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।